स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। आज की गई जान। महू से उज्जैन जा रहे कांवड़ियों से मारपीट, 10 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। होटल के कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप। नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड। हर खबर अहम है और हर खबर के पीछे एक अहम जानकारी छिपी है जिसको हम करते हैं इस बुलेटिन में डिकोड। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के महाबुलेटिन न्यूज डिकोड की खबर A to Z। सबसे पहले आज शाम को मिली उस तस्वीर की बात। देश के लिए आज बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन, क्योंकि देश को जगदीप धनखड़ के तौर पर नए उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं। जगदीप धनखड़ एनडीए की तरफ से चुनाव मैदान में उतरे, जिन्होंने भारी मतों के साथ में जीत प्राप्त की। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री उनसे मिलकर उनको बधाई दे चुके हैं। देश को जगदीप धनखड़ के रूप में नए उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ और थोड़ी देर पहले चुनाव के नतीजे घोषित हो गए। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले, वहीं विपक्ष की प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा को 182 मत मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सुबह 10 बजे संसद में वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने मतदान शुरू होने के कुछ देर बाद वोट डाल दिया था। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत दूसरे सांसदों ने भी मतदान किया। इसके पहले बसपा सुप्रीमो मायावती और तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के अलावा बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस सभी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना समर्थन देने का ऐलान किया था। तो देश को नए उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं और इस साल हम कह सकते हैं कि आज़ादी का जो हम जश्न मनाएंगे, इसमें देश के नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही देश के समक्ष हैं और इसके साथ पूरी ऊर्जा के साथ देश आगे बढ़ने का संकल्प आगे निभाता हुआ नजर आएगा। चलिए अब हम भी खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे की करते हैं, जिसके दौरान 4 दिनों का जो महत्वपूर्ण दौरा है शुरू हो चुका है। कई बैठकों में हिस्सा लेने वाले हैं। आज राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से सीएम की मुलाकात हुई। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर सीएम भूपेश बघेल की प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो दूसरी तस्वीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल 4 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। कहते हैं कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। ये तस्वीरें हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती का सबूत हैं, जहां राजनीतिक मतभेद तो होते हैं लेकिन मनभेद की कोई जगह नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम भूपेश की इस तस्वीर को देखिए, दोनों मुस्कुराते हुए आपस में बात कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर कौन कह सकता है कि सीएम भूपेश बघेल तकरीबन हर दिन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं। बहरहाल मुलाकात हुई, बात भी हुई, लेकिन सीएम भूपेश ने पीएम मोदी से किन मुद्दों पर बात की, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। तो आप ये देख चुके हैं कि कैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और किस अंदाज में की। अब इस राजनीतिक जेस्चर को भी जरा डिकोड कर लें। कई बार हम देख चुके हैं कि राजनीतिक कटुता इतनी बढ़ जाती है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए नेता प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं करते। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक ऐसे राजनेता तौर पर उभरते हैं जो अपने दायित्वों को समझते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने पिछले कुछ सालों से खुद को एक परिपक्व नेता हर स्तर पर साबित किया। सीएम भूपेश की छवि विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मधुर संबंध बनाए रखने वाले नेता की भी है। पिछले 3 वर्ष में सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाई है, आंदोलन में हिस्सा लिया, केंद्र की खिलाफत की और लगातार वो बयान देते हैं, जाने से पहले भी बयान दिए। लेकिन जहां दायित्वों की बात आई, तस्वीरें आपने देख ली, वो बेहद सख्त अंदाज में अपनी पार्टी लाइन के मुताबिक केंद्र पर हमलावर भी रहते हैं और पूरी तरीके से राजनीति में पदों का कैसे महत्व देखा जाता, निभाया जाता, वो भी आपने तस्वीर में देखा। चलिए, ये उनका अपना हुनर है
और ये हुनर हर राजनेता में और कम से कम पद पर बैठे व्यक्तित्व में होना चाहिए। मध्य प्रदेश चलते हैं। भारत की प्रभुता और अखंडता से ज्यादा दलों का ईगो कैसे टॉप पर है, इसकी कुछ तस्वीरें हमको आज दिखाते हैं आपको भी। जाहिर तौर पर आपके दिमाग में सवाल उठता होगा कि पार्षदों की शपथ 2 बार क्यों? तो जवाब है, दोनों पार्टियों के पार्षद साथ में शपथ नहीं ले सकते और जब 2 बार शपथ होगी तो नगर निगम को भुगतान भी 2 बार करना पड़ेगा। अब सवाल ये कि जनता के पैसे की फिजूल खर्ची का जिम्मेदार कौन है? करोड़ों के घाटे में चल रहे निगमों में इस तरह के कार्यक्रम कितने जायज हैं? कांग्रेस इसे गलत मानती है, लेकिन आरोप लगाने से चूकती भी नहीं। सौहार्दता और परस्पर समन्वय का जो माहौल था उसको खत्म कर दिया है, तो उसकी दोषी सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और देश में मोदी जी की सरकार है। अलग अलग शपथ समारोह पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सदस्यों के साथ हम शपथ नहीं लेंगे और अलग से शपथ ग्रहण हुआ, ये बेहद निंदनीय है। अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सच ये है कि आम जनता के पैसों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है और दोनों ही दल इसके बराबरी के जिम्मेदार दिखते हैं। तो साहब, कल हमने दिखाया था कि पंचों के बजाय उनके घर वाले, उनके घर के लोग शपथ ले रहे हैं और अधिकारी ऐसा करने दे रहे हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि पार्टियां अलग हैं, तो इस स्तर के ऊपर गतिरोध है कि शपथ भी अलग अलग लेने जा रहे हैं और 2 समारोह करने पड़ रहे हैं। नगर सरकारों का शपथ ग्रहण हो गया, लेकिन इसमें जमकर सियासत हुई दिखी भी। शपथ पर सियासत, इसको भी डिकोड करें। आपको जानकर हैरत होगी कि नगर सरकारों के प्रतिनिधि यानी कि पार्षदों ने कहीं भी एक साथ शपथ नहीं ली। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों ने अलग अलग समारोह करते हुए शपथ ग्रहण की और इसका खर्च निगम ने उठाया। साफ शब्दों में कहें तो राजनीतिक कटुता का बोझ आम जनता की जेब पर एक बार फिर पड़ा। आम आदमी के टैक्स के पैसे का सीधे सीधे दुरुपयोग ये नहीं है। माना कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में राजनीतिक तौर पर कटुता है, लेकिन यह कहां से तर्कसंगत है कि आप अलग अलग शपथ समारोह आयोजित करें? कांग्रेस और बीजेपी दोनों को यह बात निश्चित तौर पर अपने प्रतिनिधियों तक समझानी पहुंचानी चाहिए कि जनता की गाढ़ी कमाई, उसके पैसों का इस्तेमाल विकास के कार्य में होना चाहिए। एक और अहम बात यह कि किसी भी निगम को आप देख लें, कोई भी निगम आज की तारीख में इंडिपेंडेंट अपना पूरा खर्चा उठाते की स्थिति में नहीं दिखता। इसके बाद भी जब वो सरकारों से अपने खर्च के लिए, विकास कार्यों के लिए मदद मांगते हैं, तब ऐसे में 2 समारोह करना जनता और साथ ही साथ शासन दोनों स्तर के ऊपर सोचने की बात। अब बात एमपी की ही कर रहे हैं। रायसेन में हाल में खत्म हुए जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ने हार के बाद बीजेपी पर सेक्स वर्कर्स के इस्तेमाल का गंभीर आरोप लगाया। रायसेन में जिला पंचायत का चुनाव हारने वाली कांग्रेस नेता ने जीतने वाले उम्मीदवार पर सनसनीखेज आरोप लगाया। कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीति ठाकुर का आरोप है कि सपना लवारिया ने वोटर्स को लालच देने के लिए सेक्स वर्कर्स का इस्तेमाल किया। प्रीति का आरोप है कि आसपास के गांव के युवाओं को वोट के लिए अनैतिक प्रलोभन दिए गए। प्रीति ठाकुर ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने इस तरह के अनैतिक प्रलोभन में बीजेपी प्रत्याशी का साथ दिया। यही नहीं, कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों पर भी विपक्षी उम्मीदवार के साथ मिलकर हराने के गंभीर आरोप लगाए। सपना लवरिया जी यौन व्यभिचार, वैश्यावृत्ति, इसी हथियार को इन्होंने चुनाव में प्रयुक्त किया। बीजेपी की विजयी उम्मीदवार सपना का कहना है कि हारने वाले लोग ऐसे आरोप लगाते रहते हैं, उन्होंने कोई अनैतिक काम नहीं किया। हारा हुआ व्यक्ति हमेशा जीतने वाले पे आरोप ही लगाता है कि महिलाओं ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। इस तरह के आरोप लगाने का मैं नहीं समझता कि कोई कारण समझ में आता है। उन्होंने इसकी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से की है। तो बेहद शर्मनाक और गंभीर आरोप हैं। पूरे मामले को अब जरा विस्तार से समझें, डिकोड कर लें। पहली बात तो यह कि आरोप लगाने वाली नेता को इस गंभीर आरोप के सबूत जरूर पेश करने चाहिए। हो सकता है कि चुनाव हार जाने की टीस कहीं ना कहीं हो, यह भी हो सकता है कि आरोपों में सच्चाई हो। अगर आरोपों में तिल मात्र भी सच्चाई है तो इससे बुरा, इससे वर्ष कुछ हो नहीं सकता। आरोपों पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए, आरोपों की जांच जरूर करनी चाहिए और अगर ऐसा है तो सख्त एक्शन होना चाहिए। नहीं है तो बोलने वाले पर भी निश्चित तौर पर इस पर जवाबदेही बनती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात करते हैं। अपने संगठन के चुनाव की तैयारी में पूरी पार्टी जुटी है। चुनाव में देर जरूर हो गई, लेकिन जमीनी स्तर के ऊपर तैयारी बताती है कि मिशन 2023 के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार।
ये तस्वीरें रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय की हैं, जहां प्रदेश के कांग्रेस निर्वाचन अधिकारी दलवई हुसैन ने बूथ से लेकर जिला स्तर पर बनी कमेटियों की मीटिंग ली। बैठक के बाद कांग्रेस संगठन चुनाव के लिए पीसीसी ने 350 से ज्यादा डेलीगेट्स के नाम आज एआईसीसी को भेजे हैं। ब्लॉक स्तर पर बीआरओ और जिला स्तर पर डीआरओ बैठक लेने के बाद कांग्रेस निर्वाचन अधिकारी दलवई हुसैन ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में ब्लॉक या जिला अध्यक्ष के लिए मतदान की स्थिति नहीं आएगी। डीआरओ ने सभी नेताओं के बीच सामंजस्य बनाकर रिपोर्ट तैयार की है और हमारे सब जगह बीआरओ गए, सब जगह हमारे डीआरओ गए, बड़ी मेहनत उन्होंने ली और ये सारी लिस्ट आई है वैसे की वैसी हम लोगों ने मान्य की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन के चुनाव कई कारणों से देरी से हो रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बूथ स्तर पर बनी कमेटियां बताती हैं कि संगठन जमीनी स्तर पर मजबूत है। चलिए, जमीनी स्तर पर हर पार्टी को मजबूत होना भी चाहिए और अगर कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर इतनी तैयारी करके रखे तो जाहिर तौर पर अगले चुनाव में 23 में उसका फायदा उसको अवश्य मिलेगा। चलिए, अब जरा हम इंटरनेट की दुनिया जो हम सबको चारों तरफ से घेरे हुए, इस पे आप अक्सर कई सारी तस्वीरें वीडियोस देखते हैं और आज की तारीख में जितने ज्यादा वीडियो आप देखें तो हम कहते हैं वायरल हो गए। और ऐसे वायरल वीडियो जिनको देखकर हंसी आती है तो कई बार आपको हैरत भी होती है। कुछ ऐसा ही सुर्खियों में अब भी है। क्या है ये, जरा देख लें आप। इस वीडियो को देखिए और बस देखते जाइए। क्या आपने कभी किसी इंसान को गाय या भैंस की तरह भूसा खाते देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा। चलिए आज देख लीजिए। शख्स का नाम बुधिराम है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बुधिराम के पीछे दीवार पर जय बाबा भैंसासुर लिखा है। वीडियो में बुधिराम एक भूसा और पानी से भरी नांद में मुंह डालता है और बड़े चाव से खाता है। कुछ लोग बुधिराम को केले भी खिलाते हैं। ये वीडियो उत्तराखंड के रुद्रपुर का है। जानकारी के मुताबिक नागपंचमी के दिन इस शख्स के शरीर में भैंसासुर की आत्मा आ जाती है, जिसके बाद ये जानवरों की तरह खाना खाने लगता है और ये शख्स ऐसा काम पिछले कई सालों से कर रहा है। बुधिराम रोडवेज से रिटायर्ड हैं और लोगों का मानना है कि नागपंचमी आते ही बुधिराम के भीतर भैंसासुर की आत्मा आ जाती है, जिसके बाद वो घास और भूसा खाने लगते हैं। बुधिराम को देखने के लिए खूब लोग उमड़ते हैं, यहाँ तक कि दूर दूर के गाँव से लोग यहाँ आते हैं। तो अजीब है लेकिन सच है। ये तस्वीरें आपने देखी, आपके जहन में क्या ख्याल आया? जब ये तस्वीरें हमने पहली बार देखी तो हम भी हैरत में पड़ गए। आखिर इसके पीछे क्या हो सकता है, जरा इसको भी समझ लें, डिकोड करें। पौराणिक कथाओं के मुताबिक रंभासुर का बेटा था महिषासुर, महिष यानी कि भैंसा, और इसका ये नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इसका जन्म पुरुष और भैंस के संयोग से हुआ था। महिषासुर का वध माता दुर्गा ने किया था। ये सभी लोगों को या ज्यादातर लोगों को पता है। ऐसा पहली बार सुनने में मिला कि किसी दैत्य या असुर की आत्मा किसी व्यक्ति में आती है, वो भी नियत समय पर। हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। ये सिवाय अंधविश्वास के कुछ हो नहीं सकता। ज्यादातर तार्किक लोग यही कहेंगे। बुधिराम को मानसिक इलाज की आवश्यकता है, कई लोग नसीहत देंगे। दूसरी बात, समाज के लोग जो बुधिराम की इस हरकत को देखकर उसे प्रणाम करने, मन्नत मांगने या उन्हें कुछ और भेंट करने पहुंच जाते हैं, उन्हें भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है, हर तार्किक व्यक्ति को लगता है। अंधविश्वास एक स्वस्थ समाज का कतई हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है और मान्यताओं के, तीज त्योहारों के हमारे देश में ऐसा अक्सर हम देखते हैं। हम आपसे भी अपील करते हैं कि जहां कहीं ऐसी तस्वीरें हैं, हंसी मजाक या मजे लेने के लिए तो ठीक है, लेकिन अनुसरण करने के लिए जरा एक बार तर्क का इस्तेमाल अवश्य करें, विज्ञान का इस्तेमाल अवश्य करें। खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है, जहां रंजिश के चलते एक ट्रांसपोर्टर के घर में आगजनी की गई। घटना का फुटेज भी जरा आप देख लें। तस्वीरें बिलासपुर की हैं, जो बदमाशों के बुलंद हौसले का सबूत हैं। तस्वीरों में आप दो युवकों को देख सकते हैं। एक युवक टोपी पहने हैं और दूसरा युवक सफेद गमछे से अपनी पहचान छिपाए है। दोनों युवक एक घर पर पेट्रोल छिड़कते हैं और फिर आग लगाकर फरार हो जाते हैं। आगजनी की इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग घर के अंदर तक पहुंच जाती तो गंभीर हादसा हो सकता था। जिसके घर में आग लगाई गई वो एक ट्रांसपोर्टर अनिल सिंह का घर है। अनिल सिंह ने सिरगिट्टी थाने में मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर तलाश शुरू कर दी है।
चलिए, मामला छोटा सा था लेकिन ये भी बड़ा गंभीर है कि रंजिश में आप किसी का पूरा घर जला दें। आप पुलिस को इसकी जांच करनी और वक्त पर करनी। वैसे केवल एक घर नहीं जल रहा, बल्कि दुनिया के कुछ कोनों में कुछ देशों के बीच ऐसे हालात हैं जो एक दूसरे को तबाह करने, आग लगा देने पर आमादा हैं। छत्तीसगढ़, जहां नक्सली एक नासूर की तरह हैं, घटनाएं रुकती नहीं हैं, कम होती हैं और फिर अपनी दस्तक के देते हैं। प्रदेश के कई जिलों में नक्सलियों का नेटवर्क बढ़ रहा है। नक्सलियों के इसी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस ने अपनी रणनीति में अब कुछ तब्दीलियां की हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की कायराना करतूत आए दिन सामने आती है, लेकिन इस बार कांकेर जिले के आमाबेड़ा में डीआरजी जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। नक्सलियों के मूवमेंट की खबर मिलते ही पुलिस ने अंतागढ़ बॉर्डर पर दबिश दी। इस दौरान बौखलाए नक्सलियों ने पुलिस जवानों पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में कई नक्सली गोली से जख्मी हो गए। डीआरजी की टीम वहां पहुंची और वहां पे फिर नक्सलियों से आमना सामना हुआ। नक्सलियों की तरफ से हेवी फायरिंग हुई है और उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे डीआरजी के जवानों ने दिया है। करीब आधे घंटे तक चली मुठभेड़ में दोनों तरफ से मोर्टार दागे गए। हालांकि नक्सली मौके से भागने में कामयाब हो गए। उधर पुलिस ने नक्सल वर्दी, वॉकी टॉकी, नक्सल साहित्य, दवाइयां और कुछ देसी हथियार बरामद किए हैं। पर मौके से हमको काफ़ी सारा जो कैंपिंग का सामान था नक्सलियों का वो बरामद हुआ है, जिसमें उनके दैनिक उपयोग की सामग्री है, उनकी वर्दियां हैं, टेंट्स। सरकार भले नक्सल उन्मूलन के लिए अभियान चला रही हो, लेकिन आधुनिक हथियारों से लैस नक्सली बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। चलिए, तो ये बदली हुई रणनीति काम करेगी, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। फिलहाल उम्मीदों पर पानी फिरने वाली खबर भी आपको हम पहुंचा दें। रक्षाबंधन का त्योहार है और हर कोई चाहता घर जाए, बहन से राखी बंधाए, लेकिन अगर आप भी ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ट्रेनों के बारे में जरूर पता कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ और ट्रेनें कैंसिल होने का सिलसिला हम देख रहे हैं। यात्रियों को इससे काफी दिक्कत हो रही है। वो इधर से उधर ये भटकते हुए परेशान हो रहे हैं कि आखिर वो कहां से अपने गंतव्य तक पहुंच पाएं। रक्षाबंधन का हर किसी को इंतजार है। अपने घर पहुंचने को बेताब यात्री बिलासपुर और रायपुर रेलवे स्टेशन पर भटक रहे हैं। बिलासपुर एसईसीआर की 68 ट्रेनें आज से 16 अगस्त तक रद्द रहेंगी। वहीं रायपुर से चलने वाली 66 ट्रेनों को भी कैंसिल कर दिया है। जानकारी के मुताबिक नागपुर मंडल के कन्हान रेलवे स्टेशन पर रीटा स्टील साइडिंग का काम चल रहा है, जिसके चलते ट्रेनें कैंसिल की गयी। मैंने तत्काल का बुक किया था, उसके बाद एकदम से कल ही मैसेज आया कि कैंसिल हो गई ट्रेन। उसके बाद जब मैंने काउंटर टिकट दूसरी ट्रेन का ले लिया, उसके बाद मेरा मैसेज आया कि कंफर्म हो गया। वहीं यात्री अब कैंसिल टिकट और दूसरी ट्रेन में आरक्षण की चाह में रेलवे स्टेशन पर इधर से उधर भटक रहे हैं। टिकट कैंसिल होने की वजह से बहुत भारी समस्याओं का ये होगा कि राखी बंधाने हम नहीं जा पाएंगे। कुल मिलाकर ट्रेनें कैंसिल होने की वजह से यात्री अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे, यानी रक्षाबंधन पर अपनी बहन से राखी नहीं बंधवा पाएंगे। बड़ी बात यह कि आए दिन कैंसिल ट्रेनों की वजह से यात्रियों को लगातार परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। तो इसीलिए हमने आपसे कहा कि अगर आप भी कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप जरूर ट्रेनों की स्थिति पता कर लें। अगर आपने टिकट करवाया भी है तो भी आप जरा मैसेज बॉक्स चेक कर लें कि कहीं ट्रेन कैंसिल तो नहीं हुई। वैसे दुनिया में इन दिनों बेहद अशांति भरा माहौल है। कई सारे हिस्सों में रूस और यूक्रेन का युद्ध, यह आपको पता ही है, जारी है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच भी तनाव अब चरम पर है। मिडिल ईस्ट की बात करें तो एक बार फिर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध के हालात बन गए। ये तस्वीरें फिलिस्तीन की हैं। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में इजराइल ने हवाई हमले किए। हमले में गाजा के 10 अन्य लोग मारे गए, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायल होने वालों में बड़ी तादाद में महिलाएं और छोटे बच्चे भी हैं। इजराइल के हमले में फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास का सीनियर कमांडर तायसील अल जाबरी भी मारा गया। इस दौरान फिलिस्तीनी संगठन हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल की तरफ 2 घंटे में 100 रॉकेट दागे, जिसे इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि एयर स्ट्राइक में कम से कम 15 हमास आतंकी मारे गए। इसी बीच इजराइल ने भी देश भर में विशेष स्थिति यानी आपातकाल घोषित कर दिया है। फिलिस्तीन सीमा के 80 किलोमीटर के दायरे में सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का आदेश जारी हो गया है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, जरा इसको भी डिकोड कर लें। मिडिल ईस्ट के इस इलाके में यह संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। यहां
वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों के ऊपर विवाद की स्थिति है लंबे समय से। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलेम पर अपना दावा करता आया। वहीं इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने के लिए राजी नहीं। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच में, जहां फिलहाल हमास का कब्जा है। ये इजराइल विरोधी समूह है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना वापस बुला ली थी। 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए। वहीं फिलिस्तीन का कहना है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो, लेकिन इस बात से इजराइल सहमत नहीं है, इस पर राजी नहीं है और इसी बात को लेकर लगातार संघर्ष के हालात बनते हैं। और एक बार फिर से संघर्ष की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। हां, यह बात जरूर है कि इस युद्ध से क्या दोनों पक्षों का कोई लाभ है? युद्ध से कभी किसी का लाभ नहीं हुआ, लेकिन अपने अपने पक्षों पर अडिग ये दोनों देश क्या कोई समाधान निकालने की तरफ आगे बढ़े हैं? फिलहाल इसका इतिहास तो नहीं दिखता। आने वाले वक्त में क्या ऐसी कोई तस्वीर होगी या फिर बाकी युद्धों की तरह नुकसान के आकलन वाली तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, ये देखेंगे। फिलहाल आज बस इतना ही। आज वीकेंड है, आप अपना वीकेंड अच्छी तरह सेलिब्रेट करें और फेस्टिव सीजन है तो बाजारों में जाते समय मास्क अवश्य लगा लें, क्योंकि कुछ केसेस कोविड के बढ़ रहे हैं। अपना परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। अब आपसे सोमवार को रात 8:55 पर मुलाकात होगी न्यूज डिकोड में। तब तक अपना परिवार का ख्याल रखें। हैप्पी वीकेंड, नमस्कार, शुभ रात्रि।